पहला क्वेश्चन था कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म टेक्स इनटू अकाउंट। कंजर्वेटिज्म में से कौन सी बात करता है? ऑप्शन ए में लिखा है सारे प्रोस्पेक्टिव मतलब होने वाले फ्यूचर, या तो अंडरलाइन कर लो लिख ले। प्रोस्पेक्टिव मींस फ्यूचर। प्रोस्पेक्टिव मींस फ्यूचर। ऑप्शन ए कह रहा है फ्यूचर के प्रॉफिट लॉसेस, तो सारे प्रॉफिट सारे लॉस फ्यूचर के ले लो, ऐसा तो नहीं कहता है। बी ऑप्शन में लिखा है फ्यूचर के सारे प्रॉफिट ले लीजिए और लॉसेस छोड़ दीजिए, ये तो उल्टा लिख दिया। सी ऑप्शन में लिखा है फ्यूचर के सारे लॉसेस ले लीजिए प्रॉफिट छोड़ दीजिए, तो सी ऑप्शन सही लिखा हुआ है, सी पर टिक कर दीजिए, सी आंसर सही है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। सबसे ऊपर आपको दिख रही है इंस्ट्रक्शन पॉइंट नंबर 2 में। एग्जाम में ये इंस्ट्रक्शन रहनी है आपकी। सेक्शन ए में 1 से 18 क्वेश्चन होंगे, आपको सिर्फ 15 करने हैं, कोई से भी 3 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। एग्जाम ऐसे आएगा। सेक्शन बी है, उसमें 19 से 36, ये भी 18 क्वेश्चन है, कोई भी 3 क्वेश्चन आपको स्किप कर देने हैं और 15 क्वेश्चन करने हैं। सेक्शन सी 37 से 41, ये 5 क्वेश्चन होंगे, कोई एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, 4 क्वेश्चन करने हैं। सेक्शन नंबर डी 42 से 48, 7 क्वेश्चन हैं, कोई से भी 5 करने हैं, 2 छोड़ सकते हो। सेक्शन ई 49 से 55, 7 क्वेश्चन हैं, कोई से भी 6 करने हैं। बेसिकली टोटल 55 क्वेश्चन आएंगे और आपको 40 क्वेश्चन करने होंगे। 0.88 मार्क्स मिलेगा आपको। मतलब एक क्वेश्चन का 1 मार्क ही हो गया, 40 क्वेश्चन ही करना है आपको, 40 मार्क्स का पेपर हो गया। 45 करना है ना? अच्छा हाँ 45 करना है, सर मैं ही कहने वाला था। हाँ 45 क्वेश्चंस करना है आपको और 0.88 मार्क्स मिलेंगे आपको पर क्वेश्चन, जिस हिसाब से आपको 40 में से मार्क्स मिले। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो क्वेश्चन आपको छोड़कर कोई नहीं आना। कुछ भी समझ ना आ रहा हो, मैं कह रहा हूँ केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ जाए तो भी आप कोई ना कोई टिक लगा करके आएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जो सीपीटी का पेपर होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। हाँ जी, जो सीपीटी का पेपर होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। किसका पेपर? सीपीटी। सी की बात कर रहे हैं? यस सर। सीपीटी खत्म हो चुका है, सीपीटी नहीं होता, सब्जेक्टिव पेपर होता। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हैं जी हम। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा गलत है जी बताना है। पहला, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इज इंट्रा स्टेट। बताइए एक से दूसरी स्टेट में अगर हम गुड्स भेज रहे हैं तो ये इंट्रा स्टेट है कि इंटर स्टेट है? दूसरी स्टेट में इंटर होती है, इंट्रा लिखा तो फॉल्स हो गया। ए ऑप्शन आंसर आ गया। ध्यान रहे स्टेट 1 से स्टेट 2 में जा रहे हैं, अलग स्टेट में जा रहे हैं, तो इसे इंटर बोलते हैं। इंटर मतलब बिटवीन टू, दो अलग अलग के बीच में। और एक ही स्टेट के अंदर यहां से यहां जा रहे हैं तो इसे बोलते हैं इंट्रा। इंट्रा मतलब होता है विद इन, उसी के अंदर। तो इसमें लिखा होगा एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं तो ये अलग स्टेट हो गई, तो ये इंटर स्टेट है, इंट्रा नहीं है, तो ये फॉल्स लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर आ गया फॉल्स। इसका मतलब बाकी सब ट्रू होंगे, पढ़ लेते हैं एक बार। जीएसटी कैन बी कलेक्टेड और चार्ज्ड ओनली इफ द सप्लायर और सेलर इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। जीएसटी तभी चार्ज कर सकते हैं अगर हम जीएसटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हैं, हमने जीएसटी नंबर लिया हुआ। कॉम्प्रहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स तो सिर्फ इनकम टैक्स होता है और वेल्थ टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स 2 ही हैं, बाकी सारे टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, डेस्टिनी पर पहुंच गया गुड्स, पहुंच गया डेस्टिनेशन पर, तब टैक्स लगता है, मतलब सेल के टाइम टैक्स लगता है, बाकी सब सही है। थर्ड क्वेश्चन पर आ गए हैं जी हम। इफ अ चेक रिसीव्ड फ्रॉम आवर डेटर एंडोज्ड टू आवर क्रेडिटर इज सेटल in settlement of dues, these transactions will be recorded in which of the following places? जी इंडोर्स का मतलब क्या होता है? हाँ जी, समझते हैं इंडोर्स क्या है। Goods purchased from Ram, goods sold to Sham,
चेक रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, चेक एंडोस्ड मतलब ट्रांसफर टू श्याम। सर हमने प्रैक्टिकली यही होना है सर, हम उधार खरीदते हैं और उधार बेचते हैं। जब हमारा डेटर हमें पैसे दे देता है तो हम अपना उधार चुका देते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में पूरी चेन ऐसे ही चलती है। तो हमने सर उधार में गुड्स खरीदा आराम से, वही सामान उधार में बेच दिया शाम को। अभी मैं प्राइस सेम मान के चल रहा हूँ, प्रॉफिट में अभी कंसिडर नहीं कर रहा। और कुछ टाइम के बाद फिर शाम से चेक मिल गया और वही चेक हमने राम को दे दिया। पहले केस के अंदर ट्रांजैक्शन क्या होगी सर, एंट्री क्या होगी? The purchase account debit to Ram account. परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम। सभी सहमत हैं जी इससे? मुझे बताइए इसको रिकॉर्ड करने की जगह क्या है, कौन सी जगह पर रिकॉर्ड किया जाएगा? Journal property. परचेज बुक, क्योंकि गुड्स ही खरीदे हैं और उधार में ही खरीदे हैं। परचेज बुक में सिर्फ एक ही चीज आती है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। अगर हम गुड्स उधार में खरीदते हैं तो ये परचेज बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक, क्लियर हो गई बात? दूसरा, गुड्स सोल्ड टू श्याम 5000, एंट्री बताएं। Sam account debit to sales account. श्याम डेबिट टू सेल्स। मुझे बताइए ओरिजिनली कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा इसको? सेल बुक में सर। सेल बुक में क्या रिकॉर्ड होता है? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स हो उधार बेचा हो तो सेल बुक के अंदर आता। थर्ड केस में आ गया सर, चेक रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। जब भी चेक रिसीव हो रहा है और क्वेश्चन के अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि डिपॉजिट करा या नहीं करा बैंक में, तो ऐसे केस में क्या करना होता है? हमें रिमेनिंग क्वेश्चन पूरा रीड करना होता है कि किसी और डेट पर तो उस चेक के साथ कुछ और नहीं हुआ। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो प्रेज्यूम कर लेते हैं कि सेम डे चेक बैंक में डिपॉजिट हो गया होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अगले ट्रांजैक्शन के अंदर कि वो चेक हमने राम को दे दिया, तो इसका मतलब हमने बैंक में जमा नहीं कराया, तो ये चेक हमारे पास रखा रहा, हमने बैंक में जमा नहीं कराया। जल्दी एंट्री बताइए इसकी। Bank. चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू श्याम। जब चेक मिला और बैंक में जमा नहीं कराया तो एक नया अकाउंट खोलते हैं हम चेक इन हैंड, क्योंकि इसे बैंक नहीं बोल सकते हम। बैंक तो तभी बढ़ेगा जब चेक बैंक में जमा होगा। ओरिजिनली कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? ये जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड किया जाएगा ओरिजिनली। नेक्स्ट, वही चेक हमने राम को दे दिया। So Ram account debit to check in hand. बिल्कुल सही सर, हमारी राम नाम की लायबिलिटी खत्म हो गई और चेक इन हैंड नाम की एसेट खत्म हो गई। ओरिजिनली कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? जर्नल प्रॉपर में। आपको बता दी गई चारों ट्रांजैक्शन कहाँ कहाँ रिकॉर्ड होंगी। अब क्वेश्चन 3 पढ़ते हैं कि एक चेक रिसीव हुआ था डेटर से, वो हमने एंडोर्स कर दिया क्रेडिटर को सेटलमेंट करने के लिए। ये ट्रांजैक्शन कहाँ, मतलब इस क्वेश्चन में फोर्थ वाली पूछी गई है। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि फोर्थ वाली ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड होगी। कौन सा आंसर हो गया जी? बी ऑप्शन, जर्नल प्रॉपर। बी पर टिक कर दीजिए और ये नोट कर लीजिए चारों ट्रांजैक्शन, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ऑप्शन ए में लिखा है जी कैरेज इनवर्ड्स एंड कैरेज आउटवर्ड्स हैव डेबिट बैलेंस। मुझे बताइए दोनों में क्या फर्क है? सर ये कैरी इनवर्ड और सर जब हम सामान बाहर किसी ट्रक में लाते हैं तो कैरेज इनवर्ड्स और कैरेज आउटवर्ड्स जब हम बाहर भेजते हैं। बिल्कुल सही। परचेज के टाइम के किराए को कैरेज इनवर्ड्स कहते हैं, सेल के टाइम के किराए को कैरेज आउटवर्ड कहते हैं। इसको ध्यान नहीं है, अंडरलाइन करके लिख लें। हिंदी में भी लिखना पड़े तो शर्म ना करें, मीनिंग आपको हिंदी में भी लिखना पड़े तो शर्म ना करें। कैरेज इनवर्ड परचेज के टाइम का किराया, कैरेज आउटवर्ड सेल के टाइम का किराया। दोनों ही एक्सपेंसेस होते हैं। हमेशा एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। इसमें डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है तो फर्स्ट वाला तो ट्रू है। सेकंड वाला लिखा हुआ है सेल्स अकाउंट इज अ लायबिलिटी एंड हैज अ क्रेडिट बैलेंस। सर क्रेडिट बैलेंस लिखा है, ये बात तो सही है, लेकिन लायबिलिटी लिखी है, ये बात गलत है।
सेल्स तो रेवेन्यू होता है, ठीक है, उसके आप सेकंड में तो लास्ट में लिख सकते हो रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू होता है, लायबिलिटी नहीं, इसलिए पॉइंट नंबर 2 जो है वो फॉल्स हो। पॉइंट नंबर 3, इन एन एसेट अकाउंट इंक्रीज इज शोन इन द क्रेडिट साइड। एसेट के केस में डेबिट क्रेडिट का क्या रोल होता है? एसेट इंक्रीज डेबिट एंड डिक्रीज क्रेडिट। हाँ जी, इंक्रीज हो तो डेबिट, डिक्रीज हो तो क्रेडिट। इसमें लिखा हुआ है इंक्रीज क्रेडिट साइड में आएगा, इसलिए फॉल्स। फोर्थ पॉइंट, इन अ लायबिलिटीज अकाउंट इंक्रीज इज शोन इन द डेबिट साइड। लायबिलिटीज का क्या रोल होता है सर? इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता, डिक्रीज होता है तो डेबिट होता। एसेट से उल्टा होता है लायबिलिटी का रोल। इसमें लिखा हुआ इंक्रीज में डेबिट होगा तो फॉल्स है, तो सिर्फ फर्स्ट वाला ही ट्रू है, बाकी सारे फॉल्स हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ओनली 1, तो ए ऑप्शन आंसर हो गया फिर हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं जी हम। फोर्थ क्वेश्चन दोबारा प्रिंट है, इसको ध्यान ना दें। फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ें। फिफ्थ में लिखा है द ओनर ऑफ द फर्म records his medical expenses in the firm's income statement. अंडरलाइन कर लें जी इनकम स्टेटमेंट, और वहां लिख लें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी हम नेक्स्ट मंथ टर्म 2 में पढ़ने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है जी, फाइनल अकाउंट होता है, साल के एंड में बनाया जाता है। इसमें सारे इनकम और सारे एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं ताकि प्रॉफिट कैलकुलेट हो सके। ये तो हो गया इनकम स्टेटमेंट किसे कहते हैं। उसके बाद अब वापस से पढ़ते हैं क्वेश्चन। ओनर ने अपने पर्सनल मेडिकल एक्सपेंस, अपनी दवाइयों का खर्चा, डॉक्टर की फीस, उसका पर्सनल खर्चा था, उसको ड्राइंग्स रिकॉर्ड करना चाहिए था, नॉर्मल एक्सपेंस मान करके इनकम स्टेटमेंट में नहीं लिखना चाहिए था। तो उसने कौन सा प्रिंसिपल वायलेट करा? हाँ जी, ए ऑप्शन ए तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट तो बात करता है एसेट को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करने की, क्वेश्चन में कहीं एसेट नहीं है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बात करता है फ्यूचर के लॉसेस की, कोई क्वेश्चन में फ्यूचर के लॉस की बात नहीं है। सी ऑप्शन क्या आता है? फुल डिस्क्लोजर की, कोई चीज छोड़नी नहीं चाहिए, हर चीज रिकॉर्ड करनी चाहिए। इसकी भी कोई टॉपिक छोड़ रहे हैं रिकॉर्ड करना, ऐसा भी नहीं है। डी ऑप्शन एनटीटी कॉन्सेप्ट क्या आता है कि बिजनेस अलग है और ओनर अलग है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट वायलेट करा है, इसलिए डी ऑप्शन आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन है जी, रेंट आउटस्टैंडिंग 5000, द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड इज। मतलब क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखा हो रेंट आउटस्टैंडिंग, तो जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी? सर रेंट एक्सपेंस है, रेंट अकाउंट डेबिट, अगर पे कर दिया होता तो ये एंट्री होती। रेंट नाम का एक्सपेंस हो गया और कैश नाम की एसेट कम हो गई। अब पे नहीं करा, खर्चा तो तब भी हो गया, बस कैश नाम की एसेट नहीं कम हुई, एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो गई रेंट आउटस्टैंडिंग के नाम की। लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। सर जैसे आउटस्टैंडिंग लिखे तब भी चलेगा? नहीं, आउटस्टैंडिंग क्या है ये भी लिखना पड़ेगा। इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है क्रेडिट क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। आप चाहें तो ऑप्शन नंबर ए के आगे लिख लीजिए डेबिट। ध्यान रहेगा आपको, ए ऑप्शन जो है वो डेबिट वाला है और बी ऑप्शन जो है वो क्रेडिट वाला है। 7th पे आ जाते हैं जी। रमेश एंड सन्स रिटर्न्ड टू अस। रमेश एंड सन्स ने हमें वापस कर दिए गुड्स, तो मतलब हमने पास्ट में बेचे होंगे कभी, तभी वापस कर रहे हैं उसने आज। ये परचेज रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न? ये सेल्स रिटर्न, क्योंकि हमने सेल करा होगा तभी रिटर्न आ रहा है। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम बताएं। रिटर्न इनवर्ड्स। रिटर्न इनवर्ड्स है सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम। देखिए रिटर्न होके वापस आ रहा है ना, इन गुड्स आ रहे हैं, इन मतलब गुड्स आ रहे हैं, आउट मतलब गुड्स जा रहे हैं। 500 पेन है, 50 रुपए का एक, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड की जाएगी, तो क्योंकि ये सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड की जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके ऑप्शन नंबर बी के आगे लिख लीजिए रिटर्न इनवर्ड बुक, इसी का दूसरा नाम हो गया रिटर्न इनवर्ड बुक। एक ही चीज के दो नाम है, हमेशा कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को इनवर्ड या आउटवर्ड। ध्यान रहे सेल्स रिटर्न में हमारे पास गोदाम में गुड्स आ रहे हैं इन, इसलिए रिटर्न इनवर्ड।
जब हमने परचेज किया हो सामान वो वापस कर रहे हैं तो गोदाम से गुड्स बाहर जा रहे हैं, आउट, तो परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं। इसमें बी आंसर हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए जी। द सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन द परचेज रिटर्न जर्नल। परचेज रिटर्न की जर्नल एंट्री क्या होती है बताइए? योगी कैश में देखिए जब हम परचेज करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं? मान लेता हूं उधार, अब गुड्स वापस कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि हमने सामान वापस कर दिया। और परचेज रिटर्न ये एक्सपेंस अकाउंट होता है, एक्सपेंस डिक्रीज हो रहे हैं इसलिए क्रेडिट हो रहा है। तो इस एंट्री में देखिए बेसिकली मैं अपने क्रेडिटर को डेबिट कर रहा हूं। इसके लिए प्रूफ क्या है? इसके लिए वाउचर कौन सा है? इनवॉइस। इसके लिए वाउचर कौन सा बनेगा सर? डेबिट नोट बनेगा। जब मैं वापस करूंगा सामान तो मैं डेबिट नोट इशू करूंगा कि मैंने आपको अपनी बुक्स में डेबिट कर लिया है। ऑप्शन नंबर ए डेबिट नोट हो गया सोर्स डॉक्यूमेंट परचेज रिटर्न के लिए। सर इन्वेस्टर से उधारी पे बनाता है ना? सर क्रेडिट नोट सेल्स में होता है। हाँ सेल्स रिटर्न। 9th पर आ गए जी हम। इनमें से कौन सी फिक्स्ड एसेट नहीं? अंडरलाइन कर लीजिए फिक्स्ड एसेट और वहां लिखिए लाइफ मोर देन 12 मंथ्स। अंडरलाइन कीजिए फिक्स्ड एसेट और वहां लिखिए लाइफ मोर देन 12 मंथ। ध्यान रखिए फिक्स्ड एसेट किसे कहते हैं? जिसकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा हो। ठीक है जी। तो बताइए किसकी लाइफ 12 महीने से ऊपर है? ऑप्शन नंबर ए बिल्डिंग। हाँ जी इसकी लाइफ जनरली 12 महीने से ऊपर होती है। फर्नीचर, हाँ जी इसकी लाइफ 12 महीने से ऊपर होती है। टेबल फर्नीचर ऑफिस 1 साल से ऊपर चलता है। गुडविल, जब तक कंपनी रहेगी तब तक गुडविल रहेगी तो उसकी भी कई साल लाइफ होती है। बैलेंस विद बैंक, सर बैंक का तो डेली बैलेंस बढ़ता घटता रहता है, फिक्स नहीं रहती उसकी लाइफ, इसलिए डी ऑप्शन जो है वो फिक्स्ड एसेट नहीं है। इसके आगे लिख लीजिए करंट एसेट। ऑप्शन नंबर डी के आगे लिख लीजिए करंट एसेट। सर एक फिक्स्ड डीटीएफ एसेट्स भी होती है सर, उसका क्या यूज होता है? फिक्टिशियस एसेट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यही है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ध्यान से देखिए एक्सपेंडिचर के दो टाइप, कैपिटल और रेवेन्यू। ये कैपिटल का मतलब वो कैपिटल नहीं है जो ओनर ने पैसा लगाया, ये रेवेन्यू वो रेवेन्यू नहीं है जिसे इनकम कहते हैं, बिल्कुल डिफरेंट वर्ड है यहाँ पर। एक्सपेंडिचर का मतलब हमारा पैसा चला गया, अब वो लॉन्ग टर्म के लिए गया है तो मैं उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल रहा हूँ, वो शॉर्ट टर्म के लिए गया है तो मैं उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल रहा हूँ। बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू एसेट, बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू एक्सपेंस। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बिल्कुल सिनोनिम पढ़ना है आपको एक्सपेंस। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है तो मतलब ये एक्सपेंस है। एक्सपेंस और एसेट में सर इतना सा फर्क होता है कि एक्सपेंस पूरा कंज्यूम हो जाता है 12 महीने के अंदर अंदर, और एसेट 12 महीने से ज्यादा टाइम लेती है पूरा कंज्यूम होने में। बेसिकली मशीन खरीद रहा हूँ या मशीन किराए पर ले रहा हूँ, पैसा दोनों में ही जा रहा है, खर्चा दोनों में ही हो रहा है, लेकिन किराए पर ले रहा हूँ तो किराया दिया, 1 महीना पूरा हुआ, पूरा पैसा वसूल हो गया। मशीन खरीदी तो इस साल पूरा पैसा वसूल नहीं हो पाया, कई साल में वसूल होगा। इतना सा फर्क है एसेट और एक्सपेंस में। दोनों में काफी हद तक सिमिलैरिटी होती है, इसीलिए दोनों का डेबिट नेचर होता है, सेम नेचर होता है। एक्सपेंस है सर ये, डेफर का मतलब होता है पोस्टपोन करना, जैसे आप पढ़ाई पोस्टपोन करते हैं, फ्यूचर पे टाल देना,
तो एक्सपेंस हमने फ्यूचर पे डाल दिए, ऐसे एक्सपेंस को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। इन जनरली एडवर्टाइजमेंट के केस में होता है, जब एक नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो बहुत ज्यादा ऐड कराया जाता है उसका स्टार्टिंग में, बाद में नहीं कराया जाता, बाद में तो अपने आप से सेल होने लगती है उसकी। तो ऐसे एक्सपेंस को हम कई सालों में बांट देते हैं, उसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो सर फिर ये क्या है? देखिए किसी भी आइटम को अगले साल जाने के लिए एक बस आती है जिसका नाम बैलेंस शीट। इस साल के जितने भी खाते खुले हुए हैं उन खातों को अगर मैं अगले साल ले जाना चाहूँ तो एक बस में बिठा के लेके जाता हूँ, इस बस का नाम बैलेंस शीट। उस वाली बस में सिर्फ 3 लोग बैठ सकते हैं, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। रेवेन्यू और एक्सपेंस नहीं बैठ सकते। ये एक्सपेंस है, अब मैं इसे अगले साल ले जाना चाह रहा हूँ, लेकिन एक्सपेंस को बैठना अलाउड ही नहीं है, इसलिए इस एक्सपेंस को एसेट बना के लेके जाते हैं। ये वो वाली एसेट है, फिक्टिशियस एसेट। मतलब ये दोनों चीज सेम है, बस एक्सपेंस को मैंने एसेट बोला ताकि मैं इसको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर सकूं। फिक्टिशियस एसेट और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ही चीज है। ठीक, और पूछिए। 10th क्वेश्चन पर आ गए थे, लास्ट करते हैं। अ कॉन्सेप्ट दैट द बिजनेस विल नॉट बी लिक्विडेटेड, अंडरलाइन करें लिक्विडेट, वहां लिख लें वाइंड अप, इसी का दूसरा नाम है वाइंड अप, WIND स्पेस UP। फिर ऑब्लिक करके लिख लीजिए क्लोज। मतलब क्वेश्चन में एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है लिक्विडेट, या फिर ऐसा भी लिखा हो सकता है वाइंड अप, या फिर ऐसा भी लिखा हो सकता है क्लोज। इंसॉल्वेंट भी आ सकता है, इंसॉल्वेंट नहीं। तो लिक्विडेट कंपनी नहीं होगी नियर फ्यूचर में, ऐसा किस कॉन्सेप्ट ने कहा है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ने कहा है। सर बी ऑप्शन आंसर आ गया कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलेगा, शॉर्ट टर्म में बंद नहीं होने वाला। चलिए आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।